हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी भाग 33। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। जगदीश जी हैरान थे। उन्हें शिवी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। एकाएक उनके दिमाग में कुछ आया और वो बोले, अक्षरा का पूरा नाम अक्षरा त्रिपाठी है। वो राणावत परिवार की बेटी कैसे हो सकती है? शिवी हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने पापा को देखने लगा। फिर वो उन्हें सुनाता हुआ बोला, त्रिपाठी, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हुई थी ना मेरे उससे शादी करने से? जगदीश जी चुप रहे तो शिवी अब शांत भाव से बोला, एक माँ ना हो तो बाप माँ नहीं बन पाता, पर अगर बाप ना हो तो माँ बाप भी बनने लगती है। आप बेहतर समझ सकते हैं। शिवी की बात सुनकर जगदीश जी को चुभन महसूस होने लगी। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोल ही पड़े, अभी बाप नहीं बने हो। शिवी उन्हें देखने लगा। उसने भी इस बात को ज्यादा ना खींचते हुए फिर बोलना जारी किया। अक्षरा की मां निर्मल आंटी उस हादसे से बचकर निकल गई थी, पर वो जानती थी रजनीश माहेश्वरी की नजर उन पर ही होगी, तो वो उदयपुर छोड़कर इंदौर आ गई। उन्होंने अपनी पहचान छुपा ली और अक्षरा के नाम को कीर्ति से अक्षरा त्रिपाठी बना दिया, ताकि रजनीश माहेश्वरी कभी उन लोगों तक ना पहुंच सके। उनको पता था कि अक्षरा को कभी ना कभी ये सच्चाई पता चलेगी, तो वो अपना सही नाम अपनाए, इससे पहले वो उसकी शादी कर देना चाहती थी। शिवी इतना कहकर शांत हुआ। जगदीश जी नम आंखों से शिवी को देख रहे थे। उन्हें अपना बर्ताव याद आने लगा जो उन्होंने अक्षरा के साथ किया था। ये सब याद आते ही उनके आंखों से आंसू बह गए। शिवी ने जैसे ही देखा, ना जाने क्यों उसे तकलीफ महसूस हुई, साथ ही वो हैरान भी था। आज पहली बार उसने अपने पापा की आंखों में आंसू देखे थे। उसने एक शांत सी आवाज में ही कहा, कोई तो था जिससे आपको फर्क पड़ता था। शिवी की बात सुनते ही जगदीश जी ने खुद को संभाल लिया। एक बार फिर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रजनीश माहेश्वरी, अब तो तेरी वो हालत होगी जो तू सोच भी नहीं सकता। जगदीश जी खुद में ही बोले। उनको चुप देखकर शिवी मुस्कुराते हुए बोला, बुरा लग रहा होगा, जिस लड़की को इतना सुनाया वो आपके ही दोस्त की बेटी निकली। वैसे एक बात अक्षरा की माँ से मुझे सीखने को मिली कि एक माँ किसी भी हालात में अपने बच्चों को संभाल लेती है, चाहे वो अकेली ही क्यों ना हो। शिवी की बातें एक बार फिर जगदीश जी को तकलीफ पहुँचाने लगी। उन्हें शांत सी आवाज में कहा, बस उम्र बढ़ती जा रही है, समझ आज भी नहीं है तुम में। जगदीश जी की बातें सुनकर शिवी की आंखों में नमी आ गई। उसने खुद को संभाला और बोला, आपने कभी कुछ समझाया कहाँ है मुझे, जो आप मुझसे समझदार होने की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। शिवी इतना बोलकर चुप हो गया। उसने जगदीश जी की ओर देखकर कहा, अक्षरा को अभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वो ऑलरेडी आंटी और विराज की मौत से बहुत मुश्किल से संभली है। अभी वो ये सब हैंडल नहीं कर पाएगी, तो प्लीज उसे कुछ मत बताइएगा। इतना कहकर शिवी जाने के लिए पलटा कि जगदीश जी बोले, हमने कभी कुछ नहीं समझाया तुम्हें, पर क्या तुमने कभी कुछ समझने की कोशिश की? उनकी बात सुनते ही शिवी के कदम रुक गए। उसकी आंखें भर आई। वो पलटकर सख्त आवाज में बोला, क्या समझता मैं कि मेरी माँ मर गई पर मेरे बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता? उनके 2 बच्चे अपनी माँ के लिए रो रहे हैं, पर फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस फर्क पड़ता है तो अपने काम से। बोलिए ना, क्या समझता मैं? 5 साल का ही था ना जब दी ने मुझे संभाला। छोटे पापा हर वक्त हमारे साथ थे, तब कहाँ थे आप? जब मैंने अपनी माँ की चिता को जलाया था तब कहाँ थे आप? बोलिए ना, है कोई जवाब? शिवी की बातें सुनकर जगदीश जी की आंखें भर आई। वो चुप रहे। उनकी ये चुप्पी शिवी को खलने लगी। उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो गुस्से से बोला, नहीं है कोई जवाब आपके पास? मुझे पता था कोई जवाब नहीं होगा आपके पास, मैं देता हूँ जवाब। ये आवाज़ सुनते ही शिवी पलटा तो वहीं रमेश जी कमरे में आए। जगदीश जी ने रमेश जी को देखकर कहा, रमेश तुम ये सब छोड़ो और जाओ कल की मीटिंग। कि उनकी बात बीच में काटते हुए रमेश जी बोले, नहीं भैया, आज नहीं। आज तक आपके छोटे भाई ने आपकी हर बात मानी है, पर आज नहीं। आपने हमेशा हमारे लिए एक पिता का फर्ज निभाया है, तो आपकी हर बात मानना हमारा कर्तव्य है। पर आपकी बेइज्जती होते हम नहीं देख सकते, चाहे वो आपका बेटा ही क्यों ना हो।
शिवी को भी अब एहसास हुआ उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया। तो वहीं रमेश जी को शांत कराते हुए जगदीश जी बोले, हम जानते हैं पर रमेश जी फिर बीच में ही बोले, पर क्या भैया, आप जानते हैं आज तक हमने आपका कहा नहीं टाला, पर अब नहीं होगा हमसे। इतना कहकर रमेश जी शिवी को नाराजगी से देखने लगे। आई एम सॉरी छोटे पापा, शिवी ने नजरें झुकाए हुए कहा तो रमेश जी सख्त आवाज में बोले, शिवी सॉरी हमें क्यों कह रहे हो, बदतमीजी तुमने भैया के साथ की है। इस बात को सुनकर शिवी अपने पापा को देखने लगा जो चुपचाप खड़े थे। बदतमीजी नहीं की, बस सच कहा है। शिवी के इतना कहते ही रमेश जी गुस्से से बोले, कौन सा सच? सच जानते भी हो तुम? शिवी उनको देख रहा था। आज पहली बार वो इतना गुस्से से बात कर रहे थे। रमेश जी ने फिर कहना जारी किया, ये जो सामने खड़ा इंसान देख रहे हो ना, वो भगवान है हमारे लिए। माँ के मरने के बाद भैया ने हमें संभाला, बाबूजी को संभाला, और फिर बाबूजी के मरने के बाद सारी जमीन जायदाद सब उनके भाई ने हड़प ली। उस वक्त राणावत परिवार ने मदद की हमारी। भैया तो सब कुछ छोड़कर नए सिरे से शुरुआत करना चाह रहे थे, पर भाभी माँ ने कहा ये सब बाबूजी का था, उनकी मेहनत थी, तो वो सब हासिल करने के लिए उन्होंने पूरी जान लगा दी, क्योंकि तब वो भाभी माँ का सपना बन चुका था। तुम्हें लगता है ये सब घर दौलत काम यही बहुत जरूरी है भैया के लिए, पर इन सब को पाने के लिए उन्होंने जो मेहनत की है उसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। जगदीश जी शांत खड़े थे, तो वहीं शिवी एकटक कभी जगदीश जी को तो कभी रमेश जी को देख रहा था। रमेश जी की बात अब भी जारी थी। जब सब वापस मिला उसके कुछ वक्त बाद ही भाभी माँ को कैंसर हो गया। तुम 2 साल के थे उस वक्त। अपना पूरा पैसा, घर, बिजनेस, प्रॉपर्टी सब भैया दाव पर लगाने को तैयार थे, पर भाभी माँ नहीं बच सकती थी। 3 साल तक बहुत मुश्किल से उन्हें जिंदा रखा। उन 3 सालों में एक बार भी भैया ने कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। घर से काम संभाला, रात को उनके सोने के बाद देर रात तक काम करते, तुम्हारी और गरिमा की देखभाल सब करते थे। पर फिर राणावत परिवार पर हमला हुआ। ये सब जब भाभी माँ को पता चला तो उन्होंने जबरदस्ती उन्हें उदयपुर भेजा अपनी कसम देकर, पर भैया को नहीं पता था। वो उस दिन आने की कोशिश की, वापस इंदौर और आए भी, पर उनकी हालत नहीं थी वो सब देख सके भाभी माँ को ऐसे। शिवी और जगदीश जी दोनों की आंखें भर आई थी। रमेश जी का गला रूंधने लगा। एक पल चुप होकर वो शिवी को देखकर बोले, तुम कह रहे हो उन्होंने तुम्हारी माँ को अकेला छोड़ा, पर एक बात तुम भूल रहे हो, तुम्हारी माँ बनने से पहले वो उनकी पत्नी थी, और भाभी माँ को उस दिन अकेले छोड़ने का दर्द आज भी मेरे भैया के सीने में दफन है। पर तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुमने बस उनकी कमियां देखी हैं। जगदीश जी ने अपनी आंखें मूंद ली। उनकी आंखों से एक बार फिर आंसू बह गए। वो पलट कर खड़े हो गए, तो वहीं शिवी बस एकटक उनको देख रहा था। रमेश जी जगदीश जी की ओर देखकर बोले, हमने जो किया वो भैया के कहने पर किया। उनकी ये हालत नहीं थी कि वो तुम्हें और गरिमा को संभाल सकें, पर एक बाप का हर फर्ज उन्होंने पूरा किया है। अरे तुम उनमें खामियां निकाल रही हो। उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ दर्द और तकलीफ झेला है। अपनी हर कीमती चीज को वो खोते आए हैं, इसीलिए तुमसे और गरिमा से दूर हो गए ताकि वो तुम दोनों को ना खो दे। छोटे पापा, शिवी ने बोलने की कोशिश की, पर तभी रमेश जी फिर बोल पड़े, शिवी तुम्हें आज तक समझ नहीं आया कि भैया कैसे हैं? एक बेटा, एक भाई, एक पति के सारे फर्ज, अपने कर्तव्य बहुत ही बखूबी निभाए हैं। और रही बात पिता की, तो हम ये कहते हैं बाबूजी से बहुत अच्छे पिता हैं भैया, क्योंकि उनका वो रूप बेशक तुमने ना देखा हो पर हमने देखा है। शिवी की आंखों में अब भी नमी थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। रमेश जी जगदीश जी के पास आए और नम आवाज में बोले, भैया हमें माफ कर दीजिए, हम शिवी को वो सब नहीं सिखा पाए, शायद इसीलिए आज। वो बोलते बोलते रुके तो जगदीश जी उनकी ओर पलटे। उनके चेहरे पर फिर कोई भाव नहीं थे। उन्होंने अपने छोटे भाई के सर पर हाथ रखा और शांत लहजे में बोले, रमेश तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमने जो भी किया तुम्हारे लिए वो हमारा कर्तव्य था, तो बदले में तुमने भी हमेशा अपना हर फर्ज निभाया है। रमेश जी की आंखों में नमी थी। वो शिवी को देखते हुए बिना कुछ कहे ही वहां से चले गए। जगदीश जी भी एकदम शांत थे। शिवी अब भी वहीं खड़ा था। बिना कुछ कहे उसे अपनी बातें याद आ रही थी।
जो जो उसने अपने पापा से कही थी उसे आज अपने हर एक शब्द पर पछतावा हो रहा था। शिवी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में नमी देखकर जगदीश जी की आंखें भी भर आई। वो बिना कुछ कहे वहां से जाने लगे। 2 कदम चलते ही वो एक पल के लिए रुके। उन्होंने शिवी को देखा और फिर उसके पास से होते हुए अपने कमरे से बाहर आने लगे कि तभी उनके कदम रुक गए और वो आहिस्ता से पीछे पलटे तो देखा शिवी ने उनकी हथेली पकड़ रखी थी और नम आंखों से उनकी तरफ देख रहा था। उसको ऐसे देखकर फिर जगदीश जी की आंखों में नमी आ गई। पापा, आई एम रियली सॉरी, शिवी अटकता हुआ बोला। उसकी ओर देखकर जगदीश जी ने आहिस्ता से अपना हाथ शिवी से छुड़ाया और शांत लहजे में बोले, जाओ, रात बहुत हो गई है। शिवी उन्हें देखता रहा। उससे अब रहा नहीं गया और वो उनके गले लग गया। उसकी आंखों से आंसू बह गए तो वहीं जगदीश जी के चेहरे पर एकदम ठंडे भाव आ गए। उनके हाथ नीचे ही थे पर शिवी ने बहुत कसकर उन्हें पकड़ रखा था। आज वो इतने सालों में पहली बार उनके गले लगा था। शिवी का रोना जगदीश जी महसूस कर चुके थे। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई तो शिवी उनसे अलग हो गया। उसने अपनी आंखें पोंछ ली। वो शांत सा खड़ा था तो जगदीश जी बिना किसी भाव के बोले, नाम, काम, पैसा, घर, दौलत सब कमा लिया हमने, पर इज्जत सिर्फ दूसरों की नजरों में ही कमा पाए हैं। शिवी ने नजरें झुका ली। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जगदीश जी ने शिवी की ओर देखा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, एक अच्छा बाप जरूर बनना, क्योंकि अपने बच्चे की नज़र में गिरकर जो तकलीफ होती है वो सहना बहुत मुश्किल होता है। इतना कहकर जगदीश जी वहां से चले गए। शिवी वहीं खड़े खड़े धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें फिर नम हो गई। वो शांत सा वहां बैठा रहा। तभी कमरे में किसी के आने की आहट हुई। इससे आगे की कहानी जारी रहेगी भाग नंबर 34 में। थैंक यू।